You are watching Travel World Online. पीछे वो पीछे से वो सफेद कलर का दरवाजा। तो साहब ये बेसिकली दीवाने आम है। आम का मतलब हुआ कि कॉमन पीपल की एंट्री यहाँ तक होती थी। इसके आगे वीआईपी सेगमेंट शुरू होता है। हालांकि अब तो वक्त है कि 35 रुपए का टिकट देके आप शाहजहां के बेडरूम तक जा सकते हैं और वहां गुड्डू लव्स बंटी भी लिख सकते हैं। ये वक्त की बात है। कम बैक टू सीरियस बिजनेस ऑफ हिस्ट्री। ये ऐसा तख्त है जिसने एक से एक असर और रसूख वाले बादशाह देखे, इंपैक्ट वाले बादशाह देखे, ग्रेट मुगल्स देखे और लेटर मुगल्स भी देखे। इस तख्त ने अक्ल के अंधे बादशाहों को भी देखा और सचमुच के अंधे बादशाहों को भी देखा। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ट्रेजिक वाकया हुआ जिसके बारे में बहुत विस्तार से बात करने का वक्त नहीं है। शाह आलम सेकंड को दरबार में उनके एक एम्प्लॉय ने अंधा किया और वो उस अंधे बादशाह ने बाद में काफी शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। समझने की बात यह है कि ये छोटा सा एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वक्त यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जिसे आज पाकिस्तान बोलते हैं वो भी इसका हिस्सा था। बांग्लादेश भी उस सब की डेस्टिनी के फैसले मोटे तौर पर यहाँ से होते थे। और इसी तख्त पे जब बैठा करते थे बहादुर शाह जफर, तो बादशाह तो जैसे थे वैसे थे, और 11 मई 1857 के बाद वो लगभग आधे बादशाह और पूरे बागी बना दिए गए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जबरदस्ती बनाया गया। ऑलमोस्ट। राही मजूम रजा जिन्होंने महाभारत सीरियल के गालिब लिखे हैं वो इसके बारे में बहुत साफ लिखते हैं कि गदर चल रहा है और महल में क्या चल रहा है। आप ये देखिए वो क्या लिखते हैं कि कहीं मोमिन की सरगोशी का नगमा, कहीं तो मोमिन से गाने सुन रहे हैं महाराजा बैठ के, और दूसरा क्या, कहीं गालिब की आवाज़ आ रही है। गदर है लेकिन महल में क्या चल रहा है कि कहीं मोमिन की सरगोशी का नगमा, कहीं गालिब की आवाज़ आ रही है। हवादार आज भी रास्तों पर है, सवारी आ रही है, सवारी आ रही है। हवादार वो पालकी जिसके के ऊपर कवर ना हो। एक शायर जा रहा है, वो बादशाह को शायरी सुना के अपने घर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, बाहर लोग मर रहे हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि बहादुर शाह अब कुछ भी नहीं मगर एक मुकद्दस याद तो है। मुकद्दस में पवित्र। बहादुर शाह जफर अब कुछ भी नहीं मगर एक मुकद्दस याद तो है। आगे की लाइन इतनी इम्पैक्टफुल है, सनम तो है जैसा भी सनम हो, वो बुतखाना अभी आबाद तो है। अच्छा हो सनम, बुरा हो, मूर्ति टूटी है नहीं टूटी है, लेकिन अब उस बुतखाने में पड़ी है। जब तक पड़ी है वो मेरे लिए बुतखाना, अब मेरे काम का है या नहीं है। तो फोटो 8 आप देखिए, फोटो 8 आपके उसमें है। बहादुर शाह जफर जब बादशाह बने तब सिक्के निकाले गए थे। हम कहते हैं सिक्का चलता है, ये बेसिकली फ्रेज वहीं से आता है कि जो बादशाह बनता है वो अपने सिक्के निकालता है। दैट्स बेसिकली साइन ऑफ एक्सर्टिंग पावर। तो वो किस्सा तो बताइए सर कि वो सिपाही किले में घुसे तो क्या हुआ। और इससे पहले आप किस्सा बताएं, मैं आपको रेफर करता हूँ फोटो नंबर 9। लाहौरी गेट पर ऊपर ब्रिटिशर्स का रेसिडेंस हुआ करता था, ब्रिटिश आर्मी के लोग रहा करते थे, और इस किले में 11 मई को कई ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स मारे गए। वो है नहीं, शायद गिरना वो हटा देगा, पुराना था वो फोटो पुराना। ये गदर का शायराना एक नज़्म है जो राही मजूम रजा जी ने लिखी है। 2 नज़्में उनकी, अगर आप ये 2 पढ़ लें तो एक लेमैन लैंग्वेज को सब समझ आता है। एक नज़्म में वो बताते हैं कि हम लोग मुगल हिंदुस्तानी क्या कर रहे थे, और दूसरी नज़्म में फिर वो बताते हैं कि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे। तो जो हिंदुस्तानियों ने किया वो मैं सुना देता हूँ, और जो अंग्रेज़ करेंगे वो आलोक जी सुना देंगे। तो वो कहते हैं कि राजघाट दरवाजे से दिल्ली में आए सिपाही, मेरठ की फौजें आई अंग्रेज़ों की तबाही, गोरों के चेहरों पर फैली मौत की गहरी स्याही, जागती अंग्रेजी कुवत मैंने राज को आई पहली जमाई मैंने जान। मेरठ से आने वालों का क्या वाकया लिखूं, किस तरह से किस ज़बान से उनकी सना मैंने तारीफ करूं। मसरूफ थे कल जो लड़ाई के काम में, बिस्तर लगा के बैठे थे दीवाने। यही वो बिस्तर लगा के राही मजलूम रजा की ने लिखा है, बिस्तर लगा के बैठे थे दीवाने आम में, अंग्रेजों के फरेब का पानी धुआं। अब अंग्रेजों को लगा कि अब उनके लिए कुछ मुश्किल है। कल तक निशां वाला था बेनिशां हुआ,
जंगे वफा में था हर रोंगटा खड़ा, दिल्ली में सारे गौरों पे था वक्त खड़ा। देखा उन्होंने टूटी जो उम्मीद की कमर, कमर मैंने डोर, रस्सी की, उम्मीद की रस्सी अब टूट गई। राह फरार भागने के अलावा छोड़कर हर रास्ता था बंद, आती थी दूर पास से बस मौत की महक, आती थी दूर पास से बस मौत की महक। ना मेहरबान ज़मीं थी ना मेहरबान फलक, ना ज़मीन ना फलक मेहरबान थी। वैसे तो ठंडी छाँव वतन में कहाँ न थी, वैसे तो ठंडी छाँव वतन में कहाँ न थी, अंग्रेज के लिए कोई जाए अमा न थी, उनके लिए कोई शरण नहीं थी। और इस तरफ के शहर का आलम भी दूसरा, एक गम था उस तरफ भी मगर गम भी दूसरा। उनको ये फिक्र ना फिरंगी कदम जमाए, जो बागी लोग हैं उनको ये फिक्र कि फिरंगी ना कदम जमाए, अपने वतन में अपनी सुनानी अब हम सुनाएं, जाएं यहाँ से वो कहीं अब और कमाए खाएं। हमारा बहुत खा लिया उन्होंने, अब जाएं यहाँ से वो अभी अपनी कमाए खाएं। दिल्ली से ही न जाएं वो हिंदुस्तान से जाएं, दिल्ली से ही ना जाएं, हिंदुस्तान से जाएं। मरने पे लोग हो गए तैयार यह हुआ, जागे मोहल्ले चौक उठे बाजार यह हुआ। दीवान खास फिर से हुआ बेदार, मैंने चमकना, दीवान खास फिर से हुआ बेदार यह हुआ। और ये लाइन सुनिए कि हर बरगे ने से बोल उठी तलवार यह हुआ। हर बरगे ने होता है वो पौधा उस वक्त जिससे कलम बनाई जाती है, कलम जो है वो तलवार बन गई। हर कलम से सिर्फ इनकलाब निकलने लगा कि हर बरगे ने से बोल उठी तलवार यह हुआ। साजों की तह से रज़म के नगमे उबल, साज मैंने जो हो जाते हैं और रज़म मैंने युद्ध, साजों की तह से रज़म के नगमे उबल पड़े। और इस लाइन ने बता दिया कि आगे क्या हाशिर होगा। शहजादे आस्तीन चढ़ाए निकल पड़े, जिस शहजादे को लड़ना नहीं आता था उसने कमांड ली और वो चल दिया, तो शहजादे आस्तीन चढ़ाए निकल पड़े। शहजादे साहब निकल पड़े और यहाँ से लीडरशिप दी गई मिर्जा मुगल को, जो जफर के बेटे थे। अगर आप विजुलाइज कीजिए कि एक तरफ ऐसी फोर्स है जो कई सेंचुरी से सिर्फ लड़ रही है और हमारे शहजादे ऐसे जो ढंग से अंदर भी नहीं लड़ पाते। तो प्रिसाइजली जो लीडरशिप यहाँ थी, ना तो उनके पास लीडर था और उनका शिप भी डूब रहा था। इतने बड़े संघर्ष की लीडरशिप उस व्यक्ति को जिसके पास ना मिलिट्री का ना स्ट्रेटेजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और जैसा हमने किसी और रेफरेंस से बताया था कि ये सब पालकी वाले बादशाह थे जिन्हें घोड़े से उतरे हुए कई शताब्दियां हो गई थी। तो कुल मिला के अब सल्तनत धीमे धीमे जनाजे की तरफ ही बढ़ रही थी। ये मुशायरा तो है नहीं, मगर बीच बीच में तालियां तो बनती है। अरे आइए सर, अब सर ये इतना आपको गरीब किला दिख रहा है। कुछ फोटो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसे देख के लगता है कि मतलब ये उस वक्त जो ये होगा 7 स्टार या 10th स्टार का जो इसका लुक रहा होगा वो तब रहा होगा। अभी तो आप समझिए झुग्गी लेवल का लुक देख रहे हैं इसका कंप्लीट हो जाए। आइए सर, अब हम दीवाने आम तो सीधे दीवाने खास मुंह करें। झुग्गी भी है तो दिलवा दो क्या? 60 लाख में मिल जाएगी। तो आप उस बादशाह की बेबसी देखिए जो अपने मुल्क की लड़ाई के लिए अपने साहूकारों से पैसा ले ही नहीं पा रहा है और उनसे कर्ज मांग रहा है कि भाई बाद में चुका दूंगा अगर तुम। तो सेठों को समझ आ गया था कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अंग्रेजों का फिर शहर पे कब्जा शुरू हो गया था। 4 अगस्त 1857 को बहादुर शाह जफर को समझ आ गया कि हमारे पास, वो लिखते भी हैं कि हमारे पास 60,000 लोग हैं पर हम अंग्रेजों से अब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और मासूम रजा जी की आगे की नज्म ये बताएगी कि अंग्रेजों ने क्या किया। ज़कात पहले चलता था। नहीं, ज़कात तो नहीं था सर। वो उनको समझ में ये आ गया था कि ये टैक्स लेना तो मुश्किल है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कर्ज ही थोड़ा दे दो। मगर साहब सेठ साहब बड़े कलाकार और कारीगर लोग थे। गालिब की तरह वो दिखाई पड़ गया था उनको भी कि खेल इनका खत्म होने वाला है। और जब खेल खत्म होने वाला है तो फिर आप उनके साथ चले जाइए। भाई बैंकर्स जो लैंडर्स थे वो तो उनके साथ है जो बिजनेस दे रहा है।
उनके कोई पॉलिटिकल उस तरह से वो नहीं थे। तो साहब कुल मसला ये हुआ, राही मासूम रज़ा ने लिखा कि अंग्रेजों ने घरों में घुस के हाहाकार मचा दी, सड़कों के दोरों या पेड़ों पर फांसी लटका दी, यानी सड़क के दोनों ओर। एक भयानक मौत ने घर घर दर दर जाके सदा दी, जीवन की लकड़ी में किसने आग लगा दी, गद्दारों ने आग को भड़कर हवा दी अपने दामन की, सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का एक बड़ा हिस्टोरिक और क्लासिक ग्रंथ है जो 1857 और गदर के हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है स्वातंत्र समर, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है उन्होंने। दिल्ली के बाहर बढ़ता जा रहा दबाव और दिल्ली के अंदर अस्त होता जा रहा उत्साह, इन दोनों का अंत करने के लिए सितंबर 14 तारीख आई। दिल्ली में भयानक कत्ल और लूट चालू हुई। इसका वर्णन सुनकर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने जॉन लॉरेंस को लिखा। दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, पर अपने बारे में क्या लिखते हैं कि दिल्ली का घेरा समाप्त हो जाने के बाद अपनी सेना ने दिल्ली का जो हाल किया वो हृदय द्रावक है, हार्ट ब्रेकिंग है। शत्रु और मित्र का भेद न करते हुए सरेआम बदला लिया जा रहा है और लूट में तो हमने नादिर शाह को मात कर दी, ब्रिटिशर्स खुद कह रहे हैं। सावरकर ने लिखा 134 दिनों तक दिल्ली ने अंग्रेज से लड़ाई ली। सावरकर लिखते हैं कि हे दिल्ली नगरी, तू गिरी उसमें कोई लज्जा नहीं, क्योंकि तू स्वराज्य के लिए, स्वधर्म के लिए, स्वदेश के ऋणी थी। अंत दंत छेदो ही नगाना श्लाघ्या, गिरी विदारणे, यानी पर्वत से जूझते हुए हाथी के दांत का जो चूरन बन जाता है, पाउडर बन जाता है, वो दांत भी हाथी के लिए सम्मान योग्य है। संघर्ष करके मिलने वाली हार भी सम्मान और स्वागत की पात्र है। बहुत बेहतरीन सावरकर की आप वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने इस मतलब जो सही सावरकर की लिखी प्रेजेंट किया स्वातंत्र समर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसकी। तो सर अब इस दिशा में चलते हैं। दीवाने खास के बाद कुछ और खास महल है जी, आइए। लिविंग रूम आप कह सकते हैं ब्रॉडली इसको। और मतलब खाली ये नहीं होता था कि एक बादशाह की एक ही पत्नी होती थी, ऐसा बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो हमारे दोस्त से सवाल पूछा, कमरे नहीं होते थे। दरअसल कमरे का कंसेप्ट तो उस वक्त मेरे ख्याल में नहीं था। ये सवाल हाल के आर्किटेक्चर का, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि पर्दे हाँ, पर्दे बहुत होते हैं। कमरे नीचे हैं यहाँ पर, वो तहखाने मैम। जी जी कमरे भी है वहाँ। जी। तो साहब अभी तो हाँ बिल्कुल, अब हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे किस्से जो राजाओं के नहीं, राजाओं के नहीं। अभी तो है कुछ रौनक नहीं है, पर एक वक्त था कि यहाँ बहुत चमक दमक हुआ करती थी। किस्सा गदर का चल रहा है, पब्लिक दुखी थी, लेकिन उसके अंदर भी कहीं कहीं कुछ कॉमेडी के वाक़या हैं जो हम आप लोगों के लिए कुछ नगीने तराश के लेके आए हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसा हमारी वॉक से आप ज़रूर लेके जाएंगे जो दूसरी वॉक में आपको मिल नहीं सकता। तो अब लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबको ये ध्यान में रखना है कि ये मैं 2-4 खत की हम 2-2, 3-3 लाइन पढ़ेंगे कि बाहर गदर चल रहा है, लोग मर रहे हैं, आप अभी जिंदा हैं, 10 मिनट के बाद आप जिंदा है कि नहीं आपको पता नहीं। उस मुश्किल के दौर में भी लोग अपने खतों में क्या लिख रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं, ये बहुत ही एक कमांडर इन चीफ को कुछ सूबेदारों ने अर्जी लगाई 5 जुलाई 1857 को। क्या लिखते हैं? हाँ, 5 जुलाई 1857 को वो क्या लिखते हैं आलोक जी, आप भी सुनिए। जी सर। हुजूर, हमारे सिपाहियों को शिकायत है कि शीरनी सारे प्लाटूनों को भेजी जाती है। शीरनी एक मिठाई है कि हर प्लाटून को शीरनी भेजी जाती है, पर ये हमारी प्लाटून तक ना पहुंचती। अगर शीरनी सबको मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। हमने इसके बारे में अर्जी पहले भी लगाई थी पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इसके बाद जब आप शीरनी बंटवाएं तो हमारी प्लाटून को जरूर भिजवाएं। अब आगे मुफ्तखोरी की दास्तान सुनिए कि 17 जून को चांदनी चौक के 17 जून 1857 को चांदनी चौक के एक थानेदार ने कोतवाल से शिकायत की। मतलब जो थाने का एसए है उसने एसपी या डीएसपी आजकल को शिकायत की। और वो क्या लिखता है? वो लिखते हैं कि जाता और मिसनवी चौधरी को तलब किया गया था माल की सप्लाई के लिए। चौधरी ने फरमाया कि हम ऐसे ही मुफ्त में माल आज दिया तो कल फिर मांगोगे, तो ऐसे मुफ्त में माल देकर हम तो तबाह हो जाएंगे। इन्हें कोतवाली भेजा जा रहा है आगे के एक्शन के लिए। तो हाफिज अमीदुद्दीन खान का एक खत है। समझने की बात यह है कि जफर साहब के पास रकम थी ही नहीं,
इतनी तादाद में सिपाही आ गए थे, उन्होंने अपना बादशाह बना लिया था, उनको उस बगावत को सपोर्ट करना था। तो जैसे भी खाने पीने का इंतजाम करें, डरा के, धमका के, प्यार से बहला के, फुसला के, किसी तरह से भी सप्लाई का इंतजाम किया जा रहा था। आगे सुनिए। एक लेटर साहब और है जिसे सुन के लगेगा कि जिंदगी चाहे जिस रंग ढंग में चले, उसकी शिकायतें हमेशा कुछ खास तरह की होती हैं। रंगीलाल जी ने कमांडर इन चीफ को लिखा, 38वीं रेजिमेंट के सिपाही कोतवाली के करीब राजा पटियाला के घर पर नियुक्त किए गए। चांदनी चौक की बात है। वो घर की छत पर चढ़ जाते हैं और वहां से हमारे घर की औरतें उन्हें दिखाई देती हैं। हमारी दरख्वास्त है कि उन सिपाहियों को छत पर चढ़ने से रोका जाए। और एक कहानी सुन के तो आपका दिल रोने लग जाएगा। पीर बख्श साहब ने अर्जी लगाई है 7 सितंबर 1857 को कमांडर चीफ को। उस वक्त की तहजीब के हिसाब से अर्जी लिखने वाले खुद को गुलाम कहते थे। पीर साहब लिखते हैं, 4 साल पहले इस गुलाम के भाई रोशन की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी खैर हमारे घर में रहती खैर थी। उनका नाम है पत्नी का। वॉलंटियर रेजिमेंट के सिपाही जबर के उकसावे में उसके साथ भाग गई है और साथ में करीब 100 रुपए का माल भी ले गई है। और आगे देखिए कि जब मैंने दरीबा थाने में इसकी शिकायत की तो खैर ने धमकाया कि उस प्लाटून के सिपाहियों से वो मेरी पिटाई करवा देगी। तो साहब खैर को वापस करवाएं और खैरियत से मेरा माल भी वापस करवाएं। ये और सारी शिकायतें सैनिकों के खिलाफ नहीं थी, ये सैनिक भी शिकायत कर रहे थे। सुनिए, 16 अगस्त 1857 को हैदर अली सिपाही कोतवाल को क्या लिख रहे हैं कि हैदर अली जो है वो घुड़सवारी रेजिमेंट में थे। वो लिखते हैं कि अर्ज है कि दतिया झांसी की 14वीं रेजिमेंट के घुड़सवार के तौर पर 4 दिन पहले हमले के लिए गया था। उसको अंग्रेजों ने भेजा कि तुम वहाँ लड़ाई है, तुम लड़ाई करने जाओ। तो पीछे से क्या हुआ? अर्ज है कि दतिया झांसी की 14वीं रेजिमेंट के घुड़सवार के तौर पर 4 दिन पहले हमले के लिए गया था। अपनी बेगम को मैं चितली कबर इलाके में रख गया था। मेरी बेगम हुसैनी नामक नौजवान के साथ 200 रुपए लेकर भाग गई है। साथ में एक बाल्टी, एक पानदान और जग भी ले गई है। तो मेरी बेगम की तलाश करवाई जाए। अब आप देखिए कि वो साहब लड़ने गए हैं फौजी और पीछे से उनकी बेगम जो है वो भाग गई है। मेरा फिर से वही, आप जो मैंने शुरू में कहा था, हम आपके पास उस वक्त की उन चीज़ों को निकाल के लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल भी थी, कुछ हंसी के फवारे भी थे जो शायद आपने यहाँ खुद ढूंढ के नहीं पढ़ पाएंगे। सर आगे। जिंदगी हर रंग ढंग में चलती है और बड़ी बड़ी चीजों के बीच कुछ छोटी छोटी चीजें भी चलती होती हैं। हमने बात की अदब की, शायरी की, हम बात करेंगे जर्नलिज्म की। हमारे बीच बहुत जर्नलिस्ट मौजूद है। पत्रकारिता तब भी हो रही थी। 1857 में अखबार निकलता था। आप फोटो 10 और 11 देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा आपको। उस अखबार का नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। 80 कॉपी उसका सर्कुलेशन था। 80 कॉपी वीकली था वो। वीकली अखबार था, लगातार निकलता था और गदर के दौरान पूरा निकला। उस अखबार को चलाने वाले थे मौलवी मोहम्मद बाकर। ये मौलवी मोहम्मद बाकर साहब ज़ौक़ के दोस्त थे और ये पूरा की पूरा जफ़र साहब के सपोर्ट में अखबार निकलता था। जो गालिब को पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं, गालिब एक बार अरेस्ट हुए थे अपने घर पे जुआ खिलाने के जुर्म में। गालिब बहुत होशियार आदमी थे, कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है वो तलाशते रहते थे। घर पे जुआ खिलाने के चक्कर में अरेस्ट हुए, वो खबर उर्दू अखबार में छपी। पॉलिटिक्स इसकी ये है कि जॉक फ्रेंड थे मौलवी बाकर के, तो मौलवी बाकर ने अपने अखबार में लिखा कि गालिब बहुत असरो रसूख वाले इंसान हैं, इसलिए जिस ईमानदार पुलिस अफसर ने गालिब के घर पे छापा मारा है उसे बचाया जाना चाहिए, गालिब को छोड़ना नहीं चाहिए। हम आज जो बात करते हैं ना गोदी मीडिया मोदी मीडिया, उस टाइम भी साहब ये जॉक मीडिया और टॉक मीडिया था। तो खैर ये बात तो एक अदब थी, लेकिन 1857 में इसने पूरा सपोर्ट किया और 24 मई 1857 में इसने अपने एडिटोरियल में लिखा कि सिपाहियों, जिस तरह सोलोमन और सिकंदर जैसे महान सम्राट, चंगेज खान, हलाकू खान और नादिर शाह जैसे अत्याचारी सभी गायब हो गए, उसी तरह अंग्रेज भी एक दिन गायब हो जाएंगे। ये बात 90 साल बाद सच साबित हुई। खैर, मौलवी बकर जी को 14 सितंबर को 1857 गिरफ्तार कर लिया गया और 16 सितंबर को अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। 23 अगस्त 1857 को अपने अखबार में मौलवी साहब एक शिकायत कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि उनकी बातों को संजीदगी यानी सीरियसली नहीं लिया जा रहा, जो आजकल के जर्नलिस्ट भी बहुत कहते हैं।
उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि जिहाद पैम्फलेट जो क्रिश्चियन तहरीरनामा मतलब मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, जिहाद पैम्फलेट जो क्रिश्चियन घोषणा पत्र की मुखालफत मानी अगेंस्ट में लिखा गया है, वो अब छप गया है और उसकी कीमत सिर्फ 4 आना है। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे और इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो मतलब यह है कि उस वक्त भी सीरियस चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जाता था और आज भी हम सीरियस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। गदर का एक डायमेंशन और बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली में उस वक्त उस दौर में बहुत ही सुंदर वैश्याएं हुआ करती थी, बहुत सुंदर डांसर हुआ करती थी और मेरठ, दतिया, तमाम जगह से जो सिपाही आए थे वो इन वैश्याओं में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे सुबह शाम। तो अब ये जो उर्दू अखबार है इसका भी शायद कोई पेज 3 रहा होगा तो उस पेज 3 के ऊपर वो न्यूज़ देते हैं कि बहुत से सैनिक कोठों में रात गुजारते हैं और फिर वो कोठों से उतरकर सीधे लड़ाई के लिए चले जाते हैं बिना नहाए धोए, गंदी सी हालत में। ये बात तो अच्छी नहीं। तो साहब ये बेस्ट ऑफ टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स नई जनरेशन, इराजी आप आइए जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए। मतलब तब भी संजीदगी नहीं थी और आज भी संगीत सतत शिकायत है। हाँ। आज भी लोग बिना नहाए जा रहे हैं और तब भी लोग बिना नहाए। एक चार्ल्स डिकन्स साहब ने एक पैराग्राफ लिखा था, एक लाइन लिखी थी अपनी, उनकी एक एपिक नॉवल है द टेल ऑफ 2 सिटीज, 1859 में पब्लिश हुई थी। उसमें वो लिखते हैं कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम एंड इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द सीजन ऑफ लाइट and it was the season of darkness, it was the spring of hope and it was the winter of despair। ये लाइन अगर इस दिल्ली उर्दू अखबार में छपती तो शायद लगता कि 1857 के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये बात एक्चुअली लंदन और पेरिस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का वक्त था उसके बारे में है। तो कहने का ये मतलब है कि वो ही सबसे अच्छा वक्त था और वही सबसे खराब वक्त था, सबसे बेवकूफ़ाना वक्त भी वही था और सबसे अक्लमंदी का दौर भी वही था। गहरे अंधेरे भी उसी वक्त में थे और सुहानी रोशनी भी उसी वक्त में थी। जब नाउमीदी की सर्द रात घेर लेती थी तो उसकी अगली सुबह, खुशनुमा सुबह उसी वक्त में थी। डूबती मुगलिया सल्तनत में के सफीने से लिटरेचर के एक से बढ़कर एक नगीने निकल रहे थे। तो उस जमाने में भी जो राजा महाराजा लोग थे, जो नवाब थे, उन्होंने अपने अपने भांड रखे हुए थे, अपने घर लोगों को बुलाते थे, पार्टी करते थे और जिसकी कपड़े उतरवाने थे भांड को बोलते थे आज इसकी राहत करनी है। एक बार क्या हुआ कि दाग साहब किसी महफिल में गए, दाग देलवी बहुत ही बेहतरीन शायर है, कंटेम्प्रेरी गालिब के और इसी किले में कई मशायरों में आए, कंटेम्प्रेरी है और उस वक्त दाग साहब की फॉलोइंग गालिब से कहीं ज्यादा थी। अपने वक्त में गालिब की इतनी फॉलोइंग थी तो दाग साहब उस महफिल में गए तो और गोली ना दाग साहब तो थर कांपते शिकारी को दूसरा साथी बोलता है, अबे साले दाग, अबे नामर्द दाग, अबे बुजदिल दाग, अबे कमजोर दाग। तो दाग साहब इस तरह कितनी देर तक लगते रहे, निशाना शेर पे था लेकिन तकते दाग साहब। ये दाग साहब का एक ये इंस्टेंस है जो हम आप लोगों के लिए निकाल कर पाते हैं। सुनिए इसका और आइडिया हमारा था कि कल्चरली, हिस्टोरिकली, पोइट्री वाइज इतना रिच दौर था दिल्ली में इंडिया की सबसे सुंदर वेश्याएं, सबसे सुंदर डांसर, सबसे बेहतरीन शायर, सबसे बेहतरीन कॉमिक आर्टिस्ट, सबसे दिल्ली। और जब राइटर्स का पीरियड था तो उस वक्त पूरा एक अलग सेटअप बना, उसके बारे में आगे बात करें। तो जैसे हम बात मजाक में कर रहे थे कि क्यों तो शायरी की एक वजह बनी कि सल्तनत टूट गई और ये कोई मजाक की बात नहीं है। शिष्ट हुए हैं मिर्जा गालिब के अल्ताफ हुसैन खानी, तो अपने आप को बड़ी शायर। उस वक्त हाल ये था कि 1850 में 650 मतलब पर कैपिटा शायर हाईएस्ट अभी थे पर इंच वाला 650 शायर दिल्ली में छपे दीवान के साथ 650 शायर पाकिस्तान में जरा से गोलियां बनी। उस वक्त हाल ही में जब 1857 में गदर के बाद क्या क्यों हो गए, फिट क्यों गए, तो एक वजह उन्होंने वही तलाशी जो हम मजाक में तलाश रहे थे
नहीं हो सकता है। ये शेर व शायरी में हुकूमत किस तरह डूब गई, साहब उन्होंने बाकायदा एक लंबी, बहुत लंबी नकल दी, जिसमें उन्होंने शायरों को इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई और कहे तो उसका इम्पोर्टेंट की बात कौन दे रहा है। जब वो शायरी को बजा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने उस्ताद का भी कह रहे हैं कि उस्ताद ज़्यादा कर दिया तो सुनिए हाली साहब अपूनक मैंने बदबू, मैं दोबारा से करता हूँ, आप सुनिए। अपूनक मैंने बदबू, ये शेर और तसाइफ का नापाक पत्थर, अपूनक में संदास से जो है पत्थर, उसकी बदबू संदास से भी बदतर। आगे क्या लिखते हैं, गुस्सा देखिए कि ज़मीन जिसके दरदरे में दरदरे मैंने झुका, मलक जिससे शर्माते हैं आप, हर क्लास और एम्प्लॉय के बारे में गुनाहगार यहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नुम को भर देंगे शायर। गुनाहगार सब छूट जाएंगे सारे। साहब आपके ऊपर क्या है, आप इससे शायरी कर रहे हैं कि जहन्नुम को भर देंगे शायर सारे। आगे देखिए, जो सबके ना होंगे, सबके मैंने उस वक्त जो लोग पानी भरते थे, मश्क जो बकरी के, जो सबके ना होंगे तो जी से जाएंगे अगर सबके नहीं होंगे तो मुझे पानी पिलाएंगे। जो मैला जहाँ हो, मैला जहाँ खून बहुत हो गया है, कोई हो गया तो जहाँ मैला हो जाएगा। मने कब पर घर शहर छोड़े न फरसन, अगर सारे वापस शहर छोड़ देंगे तो हमारे दम से बन जाएंगे। पूजा बेहतर काम करने वाले तो बनते हो फरसन, नौकर नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो तो हमारा कपड़े गंदे हैं, अगर बचत नहीं हो तो प्यासे। क्लास 4 जो लोग हैं इनके बिना सब कुछ रुक जाता है। इनकी भी सोसाइटी में कोई रिक्वायरमेंट है, पर किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली लाइन में कहते हैं, पर कर जाए जो शायर था। अगर ये सारे शायर यहाँ से चले जाएँ तो मिल के खस कम जहाँ पास सारे को जो खास जिंदगी जो शायरों की मिली हुई है, अगर सब यहाँ से चले जाएँ तो एक दुनिया पाक हो जाएगी। इनके जाने से किसी का कोई काम नहीं होता, जबकि जमादार के जाने से काम हो रहा है, रोटी के जाने से काम हो रहा है, लेकिन शायरों के जाने से कोई काम नहीं होता। ऐसा दस्तावेज एक शायर द्वारा पवित्र हो जाए, ये बात खाली साहब जमाने में इतने सारे शायर हुआ करते हैं। हाँ, तो कोई शायर अगर उसकी कहीं होती हो तो दिल पे ना ले, ये बहुत पहले हो चुकी है। सब एनालिसिस 1857 का करें तो एक तो शायर का मसला है, और खाली साहब ने और दिमाग लगाया कि ये हम डूब क्यों गए, तो उन्होंने कुछ अद्भुत बातें लिखी हैं कि उस दौर का जो इलीट था वो कर क्या रहा था, उसके बच्चे क्या कर रहे थे। वो लिखते हैं साहब कि शरीफों की औलाद बेतरबियत है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं। शरीफों की औलाद बेतरबियत है, तबाह उनकी हालत, बुरी उनकी गत है, किसी को कबूतर उड़ाने की लत है, किसी को बटेरे लड़ाने की धत है, चरस और गांजे पे शैदा है, मदक और चंदू का रसिया है। तो एग्जैक्टली जो शतरंज के खिलाड़ी किताब इसका जिक्र हो रहा था, डूब रही है सल्तनत, अपना गेम खेल कबूतर उड़ाइए। और कमाल इसमें आप यह देखिए कि बेस्ट ऑफ द टाइम्स और वर्स्ट ऑफ टाइम्स का रिलेशन क्या है कि इस कदर इतनी तबाही हुई कि उर्दू शायरी में एक नई विधा पैदा हो गई, जिसे हम बाकायदा बोलते हैं शहरे आशोब शायरी। ये रिकॉग्नाइज विधा है, शहरे आशोब। आशोब बेसिकली फारसी शब्द, तबाही वाली जो सिलसिले शहरों में गुजरे हैं। 1857 के बाद तो विधा बहुत रिच हो गई, हर तरफ तबाही।
कुछ अशोक, शहर अशोक पे जो बड़ा काम हुआ है, इस पर थोड़ा काम हुआ है कि बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन आपके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं कि उस तबाह हालात में भी, उस वर्स्ट ऑफ टाइम्स पे भी कुछ तबाही से भी ऐसी रचनाएँ निकली हैं कि उसको हम आज याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सर ये हाली साहब ने लिखा, थोड़ा छोटा करके सर बिल्कुल मरूम मैंने भरा हुआ, वो लिखते हैं तज़किरा मैंने चर्चा डिस्कशन। तज़किरा हाली साहब लिखते हैं कि तज़किरा देहिए का है दोस्त ना छेड़, ना सुना जाएगा हमसे फसाना ये हरगिज़, लेके दाग आएगा सीने पे बहुत सियाह नहीं स्याह, देख इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज़। और आखिरी मिसरे में देखिए वो कहते हैं कि सुखन, ये महफिल सुखन की है, हम शायरी सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि बस में मातम तो नहीं, बस में सुख है हमारी। ये तो सुखन की महफिल है, यहाँ मुनासिब नहीं रो के रुलाना हरगिज़। जब दिल्ली की बात करते हैं सिर्फ रोना ही आता। हाकिम आगा खान के दो इसलिए पढ़ देता हूँ जो इसी शायर अशोक में निकल के आए कि नहीं हाल दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है आंसू का इसके मथे देखिए छोड़ देता हूँ वक्त नहीं है। तो 1857 की आखिरी रात जो जफर ने इस किले में बतौर बादशाह गुजारी। 17 सितंबर को वो यहाँ से भाग के हुमायूं टॉम में जा चुके, और फिर जब 21 सितंबर को वो इस महल में वापस आए तो वो एक कैदी की बतौर वापस आए, बादशाह की बतौर। अंग्रेजों ने उनको वहाँ से पकड़ा और यहीं लाके उन पर मुकदमा चलाया। दीवाने खास में ट्रायल उनका हुआ। अपने वहाँ पीछे देखेंगे जफर महल आपको दिखाई देगा। ये आखिरी वो मुगल इमारत है जो किसी मुगल ने इस कैंपस में बनवाई। ये सावन और भादो दो आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मंडप है, ये मंडप और एक ये मंडप, सफेद वाले दो मंडप पवेलियंस है। सावन भादो का हम इसमें आप बरसात में आकर देखिए तो किला बहुत खूबसूरत और उदास दिखाई देता है। उदासी की अपनी खूबसूरती होती है। हमने देखा ना कि शहर अशोक में से कैसी प्यारी गज़लें निकली। तो कुल मिला के मसला यह है कि ये जो आपको दिखता है ये सारा की सारा बनाया हुआ है ब्रिटिशर्स का। के बारे में ये इस किले का शुरू अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा किया। दीवाने खास में वो अंग्रेज़ी पार्टी किया करते थे। अगर आप पीछे देखें उस बिल्डिंग को अंग्रेज़ों ने बनाया, हालांकि अभी हमारी हेरिटेज है। यहाँ जफर महल के सामने अंग्रेज़ों ने स्विमिंग पूल बना दिया अपना, जहाँ वो स्विमिंग किया करते थे। सर आप बिल्कुल साहब, अब हम बिल्कुल आखिरी दौर में हैं और बादशाह गिरफ्तार हुए, गालिब गिरफ्तारी से बच गए। गालिब के बहुत खास फ्रेंड थे शेफ्ता। गालिब शेफ्ता के बड़े अच्छे जानकार थे, लेकिन गालिब इस बात के भी और अच्छे जानकार थे कि गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए। शेफ्ता गिरफ्तार हुए तो हमारा फर्ज बनता है कि शेफ्ता के कुछ कलाम सुन के जाए। शेफ्ता की एक लाइन तो हम सब ने सुनी है, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो पूरा शेर यूं है, हम तालिबे शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। पेज 3 टाइप का ये शेर है। अब मैं कुछ आपके सामने शेर रखता हूँ शेफ्ता के। देखूं तो कहाँ तक वो तलत्तुफ नहीं करता, तलत्तुफ यानी मेहरबानी। देखूं तो कहाँ तक वो तलत्तुफ नहीं करता, आरे से अगर चीरे तो मैं उफ नहीं करता। क्या हाल तुम्हारा है हमें भी तो बताओ, बेवजह कोई शेफ्ता उफ उफ नहीं करता। टू मच ऑफ शायरी और टू मच ऑफ लव। तो हुजूर शेफ्ता ले गए, जफर के आखिर में घर लिए गए हुमायूं टॉम से। वहाँ भी हमें वॉक करना चाहिए। फोटो आपके मोबाइल में है। अब आप सुनिए कि जफर के जो 4 इल्ज़ाम लगे, हम जब वॉक को कंक्लूड कर रहे हैं तो जो 4 इल्ज़ाम जफर पे लगे हैं उसमें से कोई भी इल्ज़ाम ऐसा नहीं जो जफर ने सही में किया। पहला इल्ज़ाम, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के पेंशन ख्वार होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत के लिए उकसा। वो तो महल में बैठे थे, लोग आए बोले आप राजा हम बगावत कर रहे हैं, उसने बोला बहुत अच्छा। दूसरा, अपने बेटे मिर्ज़ा मुगल जिसको ना लड़ाई की तालीम ही नहीं थी और दिल्ली शहर के बाशिंदों को भी बगावत के लिए तैयार किया। हुकूमत इंग्लिशा की रियाया होने के बावजूद ऐलान किया
कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। उन्होंने तो ऐलान किया भी नहीं। मेरठ के सिपाहियों ने ऐलान किया कि वो हमारे बादशाह हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश हुई। और आखिरी इल्ज़ाम जो हम आपको रास्ते में बता चुके हैं कि किले की हद के अंदर 49 यूरोपियन औरतों का कत्ल किया, जबकि इसमें भी उनका कोई हाथ नहीं। और साहब दास्तान ख़त्म नहीं होती, ये गए रंगून, और रंगून में एक कैप्टन एच.एन. डेविस इन रॉयल कैबिनेट के इंचार्ज। वक्त कैसे बदलता है, कितना आयरोनिक होता है। 3 अगस्त 1859 को डेविड साहब अपने ऑफिसर्स को लिखते हैं कि 16 इन रॉयल कैदियों के खाने की कीमत रोजाना 11 रुपये है। संडे को पर हेड 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है और 2 रुपये पर हेड पहली तारीख को उनकी टॉयलेट संबंधी खरीद के लिए दिया जाता है। आप सोचिए कि वो बादशाह जो पूरे मुल्क को अपनी मर्जी से धो पटक सकते थे, उनके 2 रुपये के टॉयलेट का हिसाब एक अंग्रेज अफसर करता था और लिखता था। और राही मजलूम रजा जी ने बहुत बेहतर लिखा है उस वक्त जो जफर की दास्तान की। जफर का हाल यूँ था कि निगाह चुप है गरेबां कुछ नहीं कहता, निगाह चुप है गरेबां कुछ नहीं कहता, किसी बहार का ऐसा इंतजार वतन से दूर, बहुत दूर क्या मकान है, वतन से दूर बहुत दूर क्या मकान है ये, ख्याल चाहे के फासला तमाम न हो, है नाम उनकी का सहारा कहीं पे कोई वो दिन कहा है जिस दिन शाम न हो। और आखिर में उन्होंने जफ़र साहब का ही कपड़े समझना जरूरी है कि इतना है पर दफ्न के लिए, इतना जफ़र दफ्न के लिए वो गज ज़मीन इतना बड़ा इतनी बड़ी दूरी, इतना बड़ा किला, जफ़र जहाँ दफ्न होना चाहते थे वहाँ दफन नहीं। मगर साहब देखिए कि जफ़र साहब की बादशाह की उम्र भले ही बहुत लंबी ना हो, मगर उनकी क्रिएटिविटी की उम्र कितनी लंबी है। हम आज 1.5 घंटे से ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो क्रिएटिविटी बहुत आगे जा रही है। ज़ौक़ साहब ने बड़ी अद्भुत बात कही, रहता सुखम से नाम क़यामत तलक ज़ौक़। हम साहित्य लिखेंगे उससे हमारा नाम क़यामत तक रहेगा। और हमारे बच्चे बैठे हुए नाराज़ ना हो, औलाद से तो है यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद आपका नाम 2-4 पुश्त से ज़्यादा लेके नहीं जाएगी। गालिब को तो कोई औलाद ही नहीं थी, मगर उनकी मानसिक औलादें कितनी तादाद में हैं। तो जफ़र को हम याद करते हैं उनके काम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। जफ़र साहब का कुछ हिस्टोरिक फैक्ट हम और समझें। 16 बेटे और 31 बेटियाँ थी। 16 सन्स 31 डॉटर्स। जफ़र साहब का आखिरी बेटा 70 साल की उम्र, जब वो खुद 70 साल के। बेगम जीनत महल से उनकी शादी तब हुई थी जब वो खुद 64 ईयर्स के थे और बेगम साहिबा 19 साल की। ये दोनों फोटो हमने डाले हैं। अब आप कह सकते हैं कि इतनी गरीबी की हालत में भी 5 पत्नियां और इतने बच्चे, तो एक फैक्ट आप ये समझें कि जहांगीर के हरम में 1000 स्त्रियाँ थी और अकबर के हरम में ये आंकड़ा 5000 का है। तो इसे देखते हुए तो आपको बहादुर शाह जफ़र का हरम उन्हीं की तरह का गरीब दिखाई देता है। आखिरी कलाम पढ़ते हैं, आखिरी कलाम करते हैं और फिर कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा आप भी थोड़ा आगे आ जाए। अभी लिखते हैं कि दौलते दुनिया नहीं जाने कि हरगिज़ तेरे साथ, दौलते दुनिया की जानी नहीं जाने कि हरगिज़ तेरे साथ, बाद तेरे सब यही बेखबर बट जाएगी, कर ले ए दिल जान से भी रंजो गम में तू शरीक, कर ले ए दिल जान को भी रंजो गम में तू शरीक, ये जो मेहनत तुझ पे है कुछ कुछ मगर बट जाएगी, मूंग छाती पे जो दलते हैं किसी की देख। ये अंग्रेज़ों को कहना चाह रहे हैं वो कि मूंग छाती पे जो दलते हैं किसी की देखना, जूतियों में दाल उनकी ए ज़फ़र बट जाएगी। तो वही 1947 में अंग्रेज़ों की जूतियों में दाल बटी। तो सब कंक्लूड साहब बिल्कुल अब लोग यहाँ फॉर्मली कंक्लूड करते हैं।
You are watching Travel World Online.